मॉर्निंग एवरी। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इट्स रिलेशनशिप विथ अदर सोशल साइंसेज सब्जेक्ट। देखिएगा यहाँ पर केवल और केवल सोशल साइंसेज सब्जेक्ट का लिख रखा है। हम विशेष तौर पर सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा भी हम कुछ और विषयों के लिए से जैसे कि जो लाइफ साइंसेज हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि लाइफ साइंसेज के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी का जो एरिया है वो काफ़ी ब्रॉड है। ब्रॉड किस प्रकार से है कि ह्यूमन और उसके अर्थ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी बड़े स्तर पर पाए जाते हैं। बड़े स्तर पर पाए जाने का अर्थ ये हो गया कि ह्यूमन तथा उसका जो इन्वायरमेंट है उसके रिलेशनशिप में दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इस अर्थ पर जितने भी जो नेचुरल स्ट्रक्चर्स है, चाहे वो नेचर ने क्रिएट किए हैं तथा वे सभी स्ट्रक्चर जो ह्यूमन ने क्रिएट किए हैं, जिसे हम कल्चरल इन्वायरमेंट कहते हैं, उनके बीच में यहाँ पर बहुत गहरे संबंध ह्यूमन के साथ पाया जाता है। अगर ह्यूमन का जो एरिया है यानी ह्यूमन जहाँ जहाँ तक सोच सकता है, जिन जिन चीज़ों के बारे में विचार कर सकता है, वो सभी विषय जो है वह ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत रखा जाता है। अगर हम इसके एरिया की बात करें कि ह्यूमन ज्योग्राफी का जो एरिया कितना ब्रॉड है, तो एक प्रोफेसर हुआ है जिसका नाम है प्रोफेसर रॉक्सबी। अब ये प्रोफेसर जो रॉक्सबी है वह ह्यूमन ज्योग्राफी की कुछ ब्रांचेज बताते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांचेज कौन कौन सी हैं, तो मेनली यहाँ पर जो ब्रांचेज है वो इस प्रकार से बताएगी। सबसे पहली जो ब्रांच है जिसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहा जाता है। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम ह्यूमन की इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसके बारे में उसमें हम स्टडी करते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो ह्यूमन है वो जितने भी जो प्रोडक्ट है जो उसको उसकी नीड है और इसकी नीड को कंप्लीट करने वाले जितने भी प्रोडक्ट है वो कहाँ से कैसे और क्या प्राप्त करता है, यानी वो जो चीजें जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे कि अगर बात करते हैं कि उसको लकड़ी काटना पड़ेगा, उसको मछली पकड़ना पड़ेगा या शिकार करना पड़ेगा, या फिर उसको खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, या व्यापार करेगा या फिर नौकरी करेगा, तो ये जो सब चीजें हैं उसके लिए उसको कुछ न कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी को करना पड़ेगा। तो उसकी स्टडी जो की जाती है वो हम करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। अब बात करते हैं हम सोशल ज्योग्राफी। अब सोशल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हमें पता है कि ह्यूमन जो है वो एक सोशल यानी वह एक सामाजिक प्राणी होता है। अब वो सामाजिक प्राणी है, इसका अर्थ ये हो गया कि वह किसी समाज विशेष में रहता है और वहां पर रहते हुए अपने और परिवार का पालन पोषण करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें है कि जो हॉट ट्रॉपिकल्स जो रीजन्स है वहां पर कुछ ट्रांस ह्यूमंस रहते हैं, कुछ नोमैडिक जीवन व्यतीत करते हैं यानी खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो मूव करते रहते हैं। इसी प्रकार से कनाडा के जंगल में लकड़हारा रहता है, मलेशिया के जो जंगल है वहां पर रबड़ के बागान के श्रमिक रहते हैं, पैटागोनिया का जो पठार है जो आपके वहां पर भेड़ पालने वाले रहते हैं, मैक्सिको के जो हाईलैंड्स है वहां पर पशु चराने वाले रहते हैं। और इन सभी के बारे में अगर हम स्टडी करें तो हम पाते हैं कि जहां वो रहते हैं उसकी क्लाइमेट का यानी वहां पर क्या क्लाइमेट है और वहां का जो रिलीफ फीचर क्या है, वो उसकी किस हाइट पर रहता है, उसका जो प्रभाव है वह उसके कार्य पर, उसके रीति रिवाज पर, उसके पहनावे पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी चीजों को हम सोशल ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। इसी प्रकार से जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। अब जियोपॉलिटिक्स का अर्थ ये होता है कि किन्हीं दो देश हैं, उन दोनों देशों के बीच में जो मुख्य जो संबंध पाया जाता है, जैसे कि हम बाउंड्री देख लेते हैं या फिर हम फ्रंटियर्स की बात करें या बाउंड्रीज की बात करें, तो वो काफी इफेक्ट, यानी अगर राजनीति की बात करें तो भारत और पाकिस्तान का उदाहरण दे सकते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान या चीन का अधिकार हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो सरलता से भारत पर आक्रमण कर सकता है। तो ऐसी स्थिति जो होती है वो काफी, यानी वो बफर स्टेट के रूप में हो, तो ये जो चीजें है यानी वो स्थान जो है,
अब स्थान जो विषय किस कारण, जैसे कि इसके अंतर्गत हम प्लेस की बात करते हैं, तो स्थान जो है वह तो है किसका विषय है, वह तो है हमारे भूगोल का। यानी भूगोल के अंदर हम स्थान विशेष या प्लेस के बारे में बात करते हैं। और जब स्थान जब किसी पॉलिटिकल या मुद्दा बन जाता है, यानी मान सकते हैं कि वहां पर उससे रिलेटेड होकर वहां पर राजनीति हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों को मिलाकर, यानी जमीन को लेकर राजनीति अक्सर होती रहती है, और इन सभी को चीजों को हम राजनीतिक भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं ऐतिहासिक भूगोल, अब ऐतिहासिक भूगोल भी इसी प्रकार की ब्रांच है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं कि भारत में खैबर दर्रा है। अब खैबर दर्रा किस प्रकार से है कि अगर हम इंडिया की मैप को देखें तो इंडिया के मैप का जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है जो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, अब यहाँ पर जो पाया जाता है, एक पास पाया जाता है जिसको कहा जाता है खैबर दर्रा। अब ये जो खैबर दर्रा है, वहां से सबसे ज्यादा जो जितने भी जो मुस्लिम आक्रांता हुए उस इसी दर्रे से होकर हमारे भारत के अंदर प्रवेश करते हैं, और हजारों सालों से हमने जो इतिहास तैयार किया उस पूरे इतिहास को ये पूरा खराब कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो दर्रा है, अगर ये दर्रा नहीं होता, यानी दर्रा किसका पार्ट है, ये जियोग्राफी का पार्ट है, तो जियोग्राफी जो है वह तय करती है कि ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी अगर वहां पर पास नहीं होता तो हो सकता था कि जितने भी जो मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे वो हमारे यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाते। दूसरा यही है, दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि सिंधु गंगा जो मैदान का जो इतिहास, कला, साहित्य, विज्ञान की दृष्टि से काफी काफी महान रहा था, लेकिन जितने भी जो आक्रमणकारी रहे थे उन्होंने पूरा का पूरा उसको नष्ट कर दिया। यहाँ के मंदिर वगैरह नष्ट कर दिए, विभिन्न प्रकार के जो विश्वविद्यालय थे या जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी उन सबको नष्ट कर दिया। तो ये जो स्थान है वो इतिहास का कारण बन जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध भी हम ले सकते हैं, या फिर गो भी युद्ध का जो क्षेत्र है, तो वो सारे के सारे इसके क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरे के पूरे इसकी ब्रांचेज के रूप में देखा जा सकता है। सैन्य भूगोल के अंतर्गत हम की बात करें कि भाई अगर बात करें जैसे कि युद्ध की जो सफलता है वो डिपेंड करती है कि वहाँ का एनवायरनमेंट किस प्रकार का। जैसे कि अगर पर्वतीय क्षेत्रों पर युद्ध है तो काफी मुश्किल से लड़ा जाएगा, पठारों पर मुश्किल लड़ा जाएगा, मैदानों में काफी आसानी से युद्ध लड़ा जाएगा। घाटियां, दर्रे, नदी, झील, जंगल, जलवायु, ये सभी कुछ कारण है। अगर इसका एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि अगर जमीन का कितना मायना, जितने भी हमारे जी तो दुर्ग का अर्थ होता है कि जितने भी हमारा फोर्ट है वो सभी जो फोर्ट है वो ज्यादातर पहाड़ियों पर बने हुए हैं। अब पहाड़ियों पर क्यों बनाए गए, क्योंकि जो सामरिक दृष्टि से है वो काफी महत्वपूर्ण है। यानी जो पहाड़ी है किसका भाग है, वह हमारी भूगोल का बात है, और भूगोल के अंदर हम पहाड़ियों के बारे में कहते हैं, और ऊंचाई अधिक होने के कारण वहां पर सेना आसानी से दूसरी की नहीं पहुंच पाती। तो भूगोल कहीं ना कहीं सेना को भी प्रभावित करता है। और लास्ट जो रहता है रेशियल ज्योग्राफी, या जिसे एंथ्रोपो ज्योग्राफी कहा जाता है, और एंथ्रोपोलॉजी नर जातीय भूगोल भी कहा जाता है। तो इसको हम विभिन्न प्रकार की बात करते हैं कि जो क्लाइमेट है उस, या मनुष्य की जो संस्कृति है, उसके रीति रिवाज है, उसके सामाजिक संगठन है, राजनीतिक व्यवस्था, कला, धर्म, विश्वास, परंपराएं, नैतिकता, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। और इसके साथ साथ हम इसके बात का भी अध्ययन करते हैं कि मानव और मानव विज्ञान, यानी जो रेसेज है, जो प्रजातियां हैं, वो विश्व के अलग अलग भागों में किस प्रकार से अलग अलग पाई जाती है। तो ये रॉक्सबी के अनुसार इस प्रकार की भूगोल की कुछ शाखाएं बताई गई। अब हम बात करते हैं कि भाई दोनों में क्या संबंध है। तो संबंध की अगर बात करें तो कई प्रकार के संबंध है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला जो संबंध दिखाया गया है वो है मानव शास्त्र। अब मानव शास्त्र के साथ, यानी एंथ्रोपोलॉजी जो है, उसके साथ ह्यूमन का किस प्रकार, या ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या रिलेशन है। तो एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो दोनों ही देखिएगा, दोनों ही जो सब्जेक्ट है उन दोनों सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स है उसकी सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो जो एंथ्रोपोलॉजी है उसमें भी हम जाति की बात करते हैं, प्रजाति की बात करते हैं, और नस्ल की बात करते हैं। नस्ल ही प्रजाति को प्रकट करती है, यानी ब्रीड जो होती है, या जो रेस, यानी ब्रीड, रेसेज एंड जो कास्ट, इनका जो डिस्कस है हम बोथ सब्जेक्ट के अंतर्गत करते हैं। तो प्रजाति एवं संस्कृति के आधार पर हम मानव समुदाय का वर्गीकरण करते हैं, यानी दोनों में ही हम एक जैसी जो बातें हैं उनका अध्ययन करते हैं। मानव प्रजातियों का विश्लेषण करते हैं, उनकी शारीरिक संरचना, विशेषताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं, उनके खान पान, रहन सहन, धर्म
उपचार पद्धति, सामुदायिक संगठन, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी दोनों की जो कंटेंट है वो सेम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजी है और ह्यूमन ज्योग्राफी है वो दोनों जो कह सकते हैं दोनों में इक्वलिटी पाई जाती है। दोनों का जो कंटेंट है वो सेम है, दोनों का एम जो है वो सेम है। अब बात करते हैं इकोनॉमी के साथ कि भाई इकोनॉमी के साथ किस प्रकार से रिलेशन है। तो आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी के अंतर्गत हमारा जो कंटेंट रहता है, यानी इकोनॉमी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो इकोनॉमी के अंतर्गत हम बात करते हैं कि जो मनुष्य है वो अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार से करता है, उसके जीविकोपार्जन का ढंग। अब जीविकोपार्जन का अर्थ सभी जानते होंगे कि जीविकोपार्जन का ढंग का अर्थ होता है कि वो अपने परिवार को पालने के लिए किस प्रकार का कार्य करता है। वो प्राइमरी एक्टिविटी करता है या सेकेंडरी एक्टिविटी करता है या टेरिटरी एक्टिविटी करता है, तो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी उसे करना पड़ता है और इसी एक्टिविटी के बिहाफ पे वो अपने परिवार को सरवाइव कराता है या उसको देता है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको या फिर तो बिजनेस करना पड़ेगा, वो बिजनेस करेगा, या वो एग्रीकल्चर में लगेगा, या वो लाइव स्टॉक में लगेगा। तो ये दोनों सब्जेक्ट यानी अर्थशास्त्र में भी हम इनका ही अध्ययन करते हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत भी, क्योंकि अगर जीविकोपार्जन करना है, जैसे कि हमको व्यवसाय करना है, तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, इन्वायरमेंट से आएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको वर्क करना है तो आप पूरा का पूरा यानी कंप्लीटली जो डिपेंड है वो नेचर पर डिपेंड रहोगे, क्योंकि रेनफॉल है वह आपके नेचर से आएगा। आपको कल्टीवेशन के लिए लैंड चाहिए तो भी वो आपको आपके नेचर से मिलेगा। इसी प्रकार से आपको लाइव स्टॉक का बिजनेस करना है तो भी, यानी अर्थशास्त्र और ह्यूमन ज्योग्राफी की जो कंटेंट है सेम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों जो विषय हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट है। नेक्स्ट जो है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के साथ ह्यूमन ज्योग्राफी को कोरिलेट करना है तो हिस्ट्री के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जो ह्यूमन बींग्स और उसके जो रीजन्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से ह्यूमन यानी जो पाषाण काल था यानी जो पत्थरों का युग था उसमें से लेकर आज तक यानी आदिकालीन जो होमोसेपियंस जो थे, होमोसेपियंस से जैसे कि हमने कहा कि हमारा एक विकास क्रम रहा, हम किस प्रकार से धीरे धीरे विकसित होते रहे और आज वर्तमान में जो बुद्धिजीवी जो मानव के रूप में आज हम होमोसेपियंस के रूप में कहलाते हैं। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा जो हमारी यात्रा रही है, तो इस यात्रा में हमने कौन कौन से पड़ाव को पार किया है, हमने कौन कौन से युद्ध झेले हैं, हमने अपनी जो कल्चर है, अपनी जो संस्कृति है, उस सभ्यता है, उसको किस प्रकार से डेवलप किया, तो ये सब चीजें हम इतिहास के अंदर पढ़ते हैं और इन्हीं चीजों का अंतर्गत हम ह्यूमन ज्योग्राफी के भी अंदर हम इसी को कि यानी ह्यूमन को अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी, अब ह्यूमन ज्योग्राफी में आप ह्यूमन और उसके नेचर को रिलेट करते हो, तो ह्यूमन अगर जब अर्थ पर रहेगा तो वहां पर कौन कौन सी एक्टिविटी करेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी हिस्ट्री से रिलेट होगा या फिर उसकी इकोनॉमी से रिलेट होगा या फिर कह सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी से रिलेट होगा। तो इस प्रकार से बहुत सब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजी की बात करते हैं तो आर्कियोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि पुराने जो खंडहर है या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जो पुरानी सभ्यता और संस्कृति है, पुराने पहाड़ है, कुछ ऐसे लैंड स्ट्रक्चर है जो आज इरोजन हो चुके हैं, पहले काफी डेवलप्ड थे, कैसे उनको हम उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो ये जो सब चीजें हैं वो दोनों ही सब्जेक्ट के अंतर्गत देखे जाते हैं। यानी अगर हम बात कर रहे हैं अरावली की बात करते हैं कि अरावली जो है अभी काफी ज्यादा कटे फटे या डोरमेंट श्रेणी के अंतर्गत अवशिष्ट पहाड़ियों के अंदर रखा जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो ये आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट पता लगाता है कि उसकी एज कितनी है, किस प्रकार से है। तो ज्योग्राफी के अंदर भी और आर्कियोलॉजी के अंतर्गत भी दोनों में ही हम एक ही कंटेंट को पढ़ते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों जो सब्जेक्ट है एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। फिर है मिलिट्री साइंस। अब मिलिट्री साइंस में यानी अगर हम युद्ध की नीति बनाते हैं तो युद्ध नीति पर धरातल का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि चाइना जब काराकोरम में या तिब्बत में या नेपाल में अगर अपना या अरुणाचल प्रदेश में या हिंद महासागर में अगर चीन की जो कह सकते हैं कि एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो भारत काफी चिंतित हो उठता है कि अरे ये तो हमें चारों तरफ से घेर रहा है। तो घेर कैसे रहा है, वो अब उस जमीन पर कब्जा कर रहा है। जैसे कि अगर बात करें कि चाइना वालों ने श्रीलंका के पास अपना एक आइलैंड जो है वो अपना डेवलप किया है, वहां पर अपनी आर्मी को वो रख रहा है, या तो आर्मी को वहां रखने की उसको कहाँ आवश्यकता रही,
तो वो एक जमीन है, यानी वो एक सामरिक दृष्टि से वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। वो पाकिस्तान को काफी ज्यादा उसके डेवलपमेंट में सहयोग करता है और वहां पर उसने अपने बंदरगाह स्थापित किए हैं, ग्वादर का बंदरगाह है, या फिर विभिन्न अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत वो अपनी पहुंच बना रहा है। तो जमीन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है मिलिट्री के अंतर्गत। दूसरा, अगर हमें युद्ध करना है, जैसे कि अगर हम चाइना पर अगर आक्रमण करते हैं तो हमें क्या चाहिए कि वहां पर पहुंचने के लिए हमें रेल मार्ग चाहिए, हमें एयरपोर्ट चाहिए, हमें रोड चाहिए, सुरंगें चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं अपना डेवलपमेंट के साथ, यानी उस जमीनों पर, उन पहाड़ियों पर हम कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम दूसरे वाले राष्ट्र पर अपने अधिकार को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो दोनों ही जो सब्जेक्ट है, यानी मिलिट्री साइंस में भी ये देखा जाता है कि वहां की जो ज्योग्राफी है वो किस प्रकार की है, और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत भी या ज्योग्राफी के अंतर्गत भी इन दोनों ही चीजों को हम पढ़ते हैं। फिर जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो मिलिट्री साइंस हो, मिलिट्री साइंस में तो केवल और केवल युद्ध की बात कर रहे हैं। अब जियोपॉलिटिक्स का अर्थ ये हो गया है कि जैसे कि पॉलिटिक्स करनी है, तो पॉलिटिक्स करने का अर्थ ये हो गया कि किसी क्षेत्र विस्तार की, जैसे कि अगर कहा जाए कि कोई क्षेत्र है वो जैसे कि अभी कोई एक जिला ले लीजिए कि पाली है या फिर बाली है, तो बाली जो है वो काफी बड़ा एक एरिया है और अभी मांग की जा रही है कि बाली को एक नए जिले के रूप में पहचान दी जाए। तो क्यों दी जाए? क्यों? इसका जो एरिया है काफी बड़ा हो गया, उसका वोट बैंक भी काफी बड़ा है। तो पॉलिटिक्स जो है वह जमीन का एक एरिया तय कर लेती है। तय करने का अर्थ होता है कि अगर हम कहें, जैसे कि अगर हम कहें कि अब कोई एरिया है, अब मैंने एक बार और उदाहरण दिया था कि इस प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पर एक कम्युनिटी विशेष यहाँ पर रहती है और सेम कम्युनिटी जो है यहाँ पर रहती है, तो और एक अदर कम्युनिटी यहाँ पर रहती है, ठीक है, बीच में। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर रहते हैं जाट रहते हैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कोई भी दूसरी कास्ट को लिख देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ब्राह्मण रहते हैं और यहाँ पर ब्राह्मण रहते हैं। तो जब इसकी राजनीति की जाएगी तो राजनीति किस प्रकार से की जाएगी कि इस एरिया को हम कुछ इस प्रकार से डिवाइड करोगे। डिवाइड करने का अर्थ होता है कि आप क्या करोगे, अगर इस पर राजनीति करनी है तो आप क्या करोगे कि ये वाला पूरा एरिया जो जिसमें ब्राह्मण आ रहे हैं ज्यादा, उस एरिया का परिसीमन कर दोगे और कहोगे कि ये जो क्षेत्र रहेगा वो अलग प्रकार है, यहाँ पर विशेष सुविधा दी जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक इनको मिल रहा है। तो इस वोट बैंक के खातिर इस क्षेत्र का जो परिसीमन है वो इस प्रकार से कर दिया जाएगा। तो जमीन को लेकर यहाँ पर राजनीति देख रहे हैं। ये एक छोटा सा एक उदाहरण मैंने दिया है कि किस प्रकार से जो राजनीति है वो इस प्रकार से की जाती है। जैसे कि हमने कहा कि जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर जो है उस पर चीन की भी नजर है, जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की भी नजर है। तो दोनों चाहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर जो है वो हम हमारे हिस्से में रहे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बोथ सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी एंड जियोपॉलिटिक्स, वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। फिर हम राजनीति की बात करते हैं। अब देखिएगा दोनों ही जो सब्जेक्ट है उन दोनों ही सब्जेक्ट का कंटेंट से हम बताना है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो पॉलिटिकल के अंतर्गत भी हम ह्यूमन ग्रुप्स की बात करते हैं, उसके विभिन्न प्रकार के रीजन्स की बात करते हैं, उसके इंटरनेशनल रिलेशंस किस प्रकार से होते हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। उसी प्रकार से ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत भी इसी प्रकार की कंटेंट की बात करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड। सोशल साइंसेज की बात करते हैं तो सोशल साइंस के अंतर्गत भी हम ग्रुप्स की बात करते हैं, उनके डिवाइडेशन की बात करते हैं, विलेजेस, उसका जो फैमिली है, उसकी विभिन्न परंपराएं हैं, उसकी जो सोशल साइंसेज है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, यानी ये सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट है। और वर्ग, विभाजन, ग्राम, परिवार, ये परंपरा, ये सभी जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत भी पढ़े जाते हैं। तो दोनों ये सब्जेक्ट जो है एक दूसरे को प्रभावित करता है, या फिर दोनों ही जो सब्जेक्ट है उसकी विषय वस्तु वो सेम है, क्योंकि वहां पर दोनों में कॉमन क्या है, ह्यूमन। अगर ह्यूमन कॉमन है, क्योंकि सोशियोलॉजी में कॉमन क्या है, अब सोशियोलॉजी में सोशल यानी समाज क्या है, मानवों का एक वर्ग है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्या है, ये यहाँ पर ह्यूमन कॉमन आया। राजनीति जो है वहां पर भी क्या आया, ह्यूमन आया। और जहां पर भी ह्यूमन अगर कॉमन आता है तो वहां पर आप कहेंगे कि वहां पर उसका कोरिलेशन। अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स का जो यूज है, जैसे कि अगर हम कहें किसी स्थान की ज्यामितीय स्थिति और जनसांख्यिकीय आंकड़े की बात करते हैं, ज्यामितीय आंकड़ों की बात करते हैं
तो अगर हम कहें कि हमें किसी क्षेत्र का अक्षांश निकालना है या फिर उसके बारे में उसके देशांतरों की बात करने हैं, तो या फिर हम जितने भी जो प्रैक्टिकल्स हैं उन सभी में देखेंगे तो वहां पर आपको मैथमेटिक्स का यूज देखने को मिलेगा। इसके अलावा वहां पर आपको स्टैटिक्स भी देखने को मिलेगी। इस प्रकार से जनसांख्यिकी आंकड़े यानी जो डेमोग्राफिक जो डेटा है जिसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के घनत्व की बात करते हैं यानी डेंसिटी की बात करते हैं, वहाँ की वृद्धि की बात करते हैं यानी वहाँ की ग्रोथ कितनी है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण की बात करते हैं, ये लिंगानुपात की बात करते हैं। तो ये जो सभी डाटा है वो बेस्ड जो होते हैं वो रहते हैं मैथमेटिक पर, यानी दोनों ही सब्जेक्ट में मैथमेटिक का यूज किया जाता है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को रिलेट है। लेकिन गणित की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपके सिलेबस में केवल सोशल साइंसेज दे रखा है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा याद करें, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि दोनों ही सब्जेक्ट जो है कोरिलेट है। इसी प्रकार से स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो दोनों ही सब्जेक्ट में आपको स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल जो डेटा है उनका यूज देखने को मिलेगा। अब जियोलॉजी की बात करते हैं तो दोनों ही सब्जेक्ट यानी जियोलॉजी के अंतर्गत भी आप भूमि की जो आकृति है या विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स है, प्रॉपर्टी है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, यानी दोनों ही जो सब्जेक्ट है एक दूसरे से कोरिलेट है। इसी प्रकार का कोरिलेशन आपको ओशियनोग्राफी या क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत भी देखने को मिलेगा। तो क्लाइमेटोलॉजी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों से एक रिलेटेड है कि दोनों के अंतर्गत आपको विभिन्न जो सीजन्स हैं एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार से केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के अंतर्गत भी हम विभिन्न प्रकार की जो मृदाओं का अध्ययन करते हैं। जो मृदा है वहां से आपको क्या मिलेगा, वहां से आपको पौधा मिलेगा या फिर पौधे मिलेंगे, और पौधे पर डिपेंड करने वाले जो रहेंगे वह रहेंगे जीव, और जीव पर डिपेंड करने वाले जो रहेंगे वो रहेंगे मानव। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कहां पर पहुंच गए, मानव पर पहुंच गए। तो मानव जो है यानी मृदा पर निर्भर है। दूसरा उसका जो फर्टिलिटी है या जो उसकी उत्पादकता है वह मनुष्य के जो रॉ मटेरियल्स है या उसकी एग्रीकल्चर है या उसकी प्लांटेशन को प्रभावित करते हैं। तो दोनों का जो रासायनिक अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अगर मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी के अंतर्गत आपको उसको पीएच स्केल पर देखना पड़ता है। तो हम 0 से 14 जो है शायद याद होगा, जिसमें 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से कम और 7 से ज्यादा के आधार पर हम उसको अल्कलाइन या फिर कह सकते हैं सलाइन के रूप में या अम्लीय या क्षारीय के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो केमिकल के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे हैं तो दोनों ही सब्जेक्ट के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा हम पादप पारिस्थितिकी की बात करते हैं, यानी उसके अंतर्गत हम वनस्पति की बात करते हैं, प्राणी पारिस्थितिकी, यानी आप कह सकते हैं कि जो बॉटनिकल जो स्टडी है और जो जूलॉजिकल जो स्टडी है उन दोनों के अंतर्गत में हम जीव के बारे में करते हैं। अब डायरेक्टली जो ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये ह्यूमन से जरूर रिलेटेड है, क्योंकि अगर वो लाइफ स्टॉक करेगा तो वो जू या एनिमल से रिलेट होगा, और अगर वो अपने खाने के लिए जो सामग्री है तो पेड़ पौधों पर या विभिन्न प्रकार के फसलों पर निर्भर रहेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। इसके अलावा जो ओशियनोग्राफी है उस ओशियनोग्राफी के अंतर्गत हम वाटर की स्टडी करते हैं। तो वाटर की स्टडी, वाटर आपके ह्यूमन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ये जो सब्जेक्ट है, यानी हाँ अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी है तो ह्यूमन ज्योग्राफी है वह सभी विषयों से संबंधित है। यहाँ पर स्पष्ट शॉर्ट रूप में मैं आपको वापस बता देता हूँ कि अगर हम सबसे पहले अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम बात करते हैं कि मनुष्य के व्यवहार का हम इस प्रकार से अध्ययन करते हैं कि वह उसके पास जितने भी जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का वो किस प्रकार से यूज करता है और किस प्रकार से अपनी नीड को कंप्लीट करता है। उसका हम इकोनॉमिक जो स्टडी है उससे हम उसका अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ह्यूमन को जो नेचर है उस नेचर से कौन कौन से इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्राप्त हुए हैं और कैसे ह्यूमन जो है उसका यूज करता है, यानी मानव की जितनी भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जैसे कि वो खेती बाड़ी करेगा या पशुचारण करेगा या वो विनिर्माण यानी वो कह सकते हैं कि उसको वापस जो प्रोसेसिंग करेगा। तो ये सभी जो चीजें होती है ये डिपेंड करती है कि उसका जो नेचर, उसका जो वातावरण है वो किस प्रकार का, यानी दोनों ही जो है, यानी अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कराएं या ज्योग्राफर की बात कराएं, दोनों ही जो है वह इन सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर बात करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ दूसरा जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक वाला क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि राजनीति शास्त्र। अब राजनीति के अंतर्गत हम राज्य और राज्य के संगठन या राजनीतिक संगठन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियां क्या है,
पंचायत से लेकर हम बात कर रहे हैं विधानसभा या विधान परिषद या लोकसभा राज्यसभा की बात करते हैं, तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और जितनी भी जो राजनीतिक क्रियाकलाप है उस पर भौगोलिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यानी किसी देश के अंतर्गत प्राकृतिक दशाएं किस प्रकार की है, वहां पर रिसोर्सेज किस प्रकार के पाए जाते हैं, वहां की मिट्टी की उर्वरता यानी उसकी जो फर्टिलिटी है वो किस प्रकार की है, वहां की जनसंख्या का जो डेंसिटी है वो कितना है, वहां के उसकी जो सागरीय स्थिति किस किस प्रकार की है, सरकार स्थिर है या बार बार गिर रही है, पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध क्या है। तो इन सभी का प्रभाव उसके जो रिसोर्सेज है या उसकी जो नीड्स है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है और जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब समाजशास्त्र की बात करते हैं तो समाजशास्त्र में हम मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से वो समाज में रहते हुए अपने आप को खड़ा करता है। तो एक व्यक्ति है जिसमें नाम है प्रोफेसर हॉस्टन, वो कहते हैं कि समाजशास्त्र ने पिरामिड के समान ढांचे पर अपना 3 मंजिला मकान खड़ा किया, यानी 3 मंजिला पिरामिड के अनुसार मकान खड़ा किया है सोशल साइंस ने। अब सोशल साइंस में ये जो मकान खड़ा किया है, इस मकान के सबसे ऊपर जो ये वाला हिस्सा है सिट्स, इस सिट्स पर एक बड़ा सा मुकुट पहन रखा है और उसकी जो पहली मंजिल है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है इकोलॉजी। और इकोलॉजी किसका पार्ट है, वह ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। तो इसके अंतर्गत हम ह्यूमन और उसके नेचर के साथ क्या संबंध पाए जाते हैं उसके बारे में बात की करते हैं। दूसरा जो है वो है उसकी डेमोग्राफी, यानी डेमोग्राफी जो है वहां पर सेकंड स्तर पर पाई जाती है। तीसरा जो है यहाँ पर जो पाया जाता है वहां पर आपको बायोलॉजी मिलती है, बायोलॉजी, या हम कह सकते हैं कि आपको वहां पर जीव विज्ञान देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से काफी बड़ा एक स्तर पर उसको समझाने की कोशिश की है कि जो समाज शास्त्र है उस समाज शास्त्र के अंतर्गत हम ज्योग्राफी, क्योंकि समाज जो है वह आधार है, या फिर हम कह सकते हैं कि समाज जो है वो समाज के अंतर्गत मुख्य भूमिका में क्या है, ह्यूमन है, और ह्यूमन ज्योग्राफी में भी मुख्य भूमिका में ह्यूमन है। नेक्स्ट है इतिहास। इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास के अंतर्गत हम बात करें, देखिएगा कि कहीं या किसी क्षेत्र का जो ऐतिहासिक विकास होता है तो वो पृथ्वी के धरातल पर स्थित होता है। यानी अगर सिंधु सभ्यता की बात करें, कोई भी सिविलाइजेशन ले लीजिए, चाहे वो इंडस रिवर की हो, चाहे वो दजला फरात रिवर की हो, या मिस्र की सभ्यता हो, चाहे माया सभ्यता हो, तो उसका जो बेस है वो किस पर, अर्थ पर ही संभव हुआ। तो इतिहास जो है वो परिवर्तनशील भूगोल है। कहने का अर्थ है कि आज जो तथ्य भूगोल है, यानी आज जो भूगोल में है वो धीरे धीरे कह सकते हैं कि इतिहास बन जाएगा। तो दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेट है। नेक्स्ट मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी को भी हमने डिस्कस किया है कि दोनों में हम मानव समुदायों के बारे में डिस्कस करते हैं, मानव प्रजातियों के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी सभ्यता, प्रजातियों के विस्तार, उसके विकास, उसके माइग्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बोथ सब्जेक्ट आर को रिलेटेड। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उस ह्यूमन ज्योग्राफी का जो रिलेशन है वह लगभग सभी सब्जेक्ट के साथ पाया जाता है। लेकिन सोशल ज्योग्राफी की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं कि सोशल सब्जेक्ट्स के, तो केवल और केवल सोशल सब्जेक्ट के अंतर्गत हम इन विषयों के बारे में बात करेंगे कि इन सब्जेक्ट के साथ हमारा जो रिलेशन है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, ह्यूमन ज्योग्राफी का जो रिलेशन है वह अदर सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से। स्लाइड एक बार वापस पुनः चला देता हूँ। हमने आज पढ़ा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी और उसके कोरिलेशन जो है दूसरे सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से पाए जाते हैं। ये कुछ शाखाएं हमने पढ़ी रॉक्सबी के अनुसार। फिर उसके बाद हमने कहा कि अलग अलग सब्जेक्ट के साथ उसका जो कंटेंट है वो किस प्रकार से सेम है और दूसरे एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं।